Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग वन शॉट कवर करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। तो जनरली स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर एसिड्स बेसिस, यानी एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं और कितने टाइप के एसिड होते हैं और कितने टाइप के बेसिस होते हैं। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज़ एसिड्स, कि हमारे पास एक्चुअल में एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने कहा कि छोटी क्लासेस में जब हम 6, 7, 8, 9 तक पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर हैविंग बिट सोर इन टेस्ट, यानी एसिड्स वो होते हैं जो बेसिकली टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। लेकिन जब आप 10th लेवल पर आ जाते हैं, हायर लेवल पर आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एसिड की एक साइंटिफिक लैंग्वेज में एसिड को डिफाइन करना होता है। तो हम कहते हैं एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच फर्निश, यानी एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच फर्निश H plus ions, which furnish H plus ions into their aqueous solution, यानी एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H प्लस आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। यानी हर वो चीज़ जिसको पानी में डालने पर, लिक्विड में डालने पर वो H प्लस आयंस को रिलीज करेगी, तो वो क्या कहलाती है, एसिड्स कहलाती है। दिस इज द फाइनल साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच फर्निश H प्लस आयंस इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड्स। यानी हर वो चीज़ जो पानी में डालने पर H प्लस रिलीज करती है वो क्या कहलाती है, एसिड्स कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या होता है एसिड का, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, HCN हो गया, ये सब क्या है, एसिड्स के आपके एग्जाम्पल होते हैं। अब बेसिकली बारी आती है एसिड से आगे की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब कि इसकी एसिड्स की कौन कौन सी वेराइटीज़ हो सकती हैं। तो एसिड्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता है। तो पहला है बेस्ड ऑन देयर सोर्स, यानी एक्चुअल में एसिड कहाँ से मिलते हैं उस बेसिस पर हम एसिड्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन के बेस पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और अगर फोर्थ पार्ट में हम बांटें तो बेस्ड ऑन बेसिसिटी। तो इस तरीके से बेसिकली हम एसिड्स को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। तो 1 बाय 1 देखते हैं। बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, अगर सोर्सेज के बेस पे, यानी एसिड एक्चुअल में हमसे कहाँ से मिलते हैं, तो सोर्सेज के बेस पर हम एसिड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो समझिए आप ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं दोज एसिड्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी वो एसिड जिनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, प्लांट से और एनिमल्स से। प्लांट और एनिमल से अगर हमें कोई एसिड मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड में जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड आंट की स्टिंग में, वास्प की स्टिंग में, यानी चींटी के काटने पर या ततैये के काटने पर जो हमें जलन होती है, वो उनकी स्टिंग में, उनके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के बाद अगर मैं बात करूँ तो एसिटिक एसिड के अलावा मैं फॉर्मिक एसिड बात कर रहा हूँ, एसिटिक एसिड बात कर रहा हूँ। मैं दूसरा अगला और एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि टार्ट्रिक एसिड जो कि कहाँ पाया जाता है, टेमेरिंड में, इमली में। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, तो ऑक्सैलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, टमाटोज़ में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, तो सिट्रिक एसिड बेसिकली हमें कहाँ मिलता है, शायद नीचे दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिट्रिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटोज़ में होता है, टार्ट्रिक एसिड टेमेरिंड में होता है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करूँ तो इस ऑर्गेनिक एसिड को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो कौन सा हो सकता है, लैक्टिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, कर्ड में, दही में हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं। वहीं इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जनरली जो हमें लैब मेड या मैन मेड होते हैं, यानी हम कहें विच वी सिंथेसाइज, जिनको हम बनाते हैं, जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं। कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं, तो कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम बनाते हैं, लेकिन कहाँ से, लेबोरेटरी में, इन लेबोरेटरी, विच वी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इनको मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है।
ठीक है। इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड भी बोला जाता है और वो लैब मेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इनका एग्जाम्पल होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है इसको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4 ये सारे क्या हैं, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स जो जनरली लैब मेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं यानी सोर्सेज के बेस पर ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स में क्लासिफिकेशन दिया है हमने। अब हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन के बेस पे, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। तो आयनाइजेशन के बेस पे यानी जब आयनाइज होगा तो किस तरीके से हम इसको क्लासिफिकेशन देंगे। तो बेस्ड ऑन आयनाइजेशन के बेस पे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेस्ड ऑन आयनाइजेशन के बेस पे दो तरीके के एसिड हमें मिलते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट, विच कंप्लीटली डिसोसिएट, which completely dissociates into their ions। यानी जब हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे या किसी लिक्विड में डालते हैं और वो लिक्विड में डालने पर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, 100% ब्रेक हो जाता है, 100% अपने सारे के सारे H+ दे देता है, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। वहीं वीक एसिड क्या होता है, which do not completely dissociate, यानी जो कि पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं, या हम कहें कि किसी एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो अपने सारे के सारे H+ आयंस नहीं देते हैं, ठीक है, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स थे, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब किसका एग्जाम्पल बन सकते हैं, वो सब वीक एसिड्स का एग्जाम्पल बन सकते हैं। और जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स थे वो सब किसका एग्जाम्पल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl आ जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड में HNO3 आ जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4 आ जाएगा आपका। वहीं वीक एसिड में आपका HCN आ जाएगा आपका। वीक एसिड के अंदर आपके फॉर्मिक एसिड आ जाएगा आपका। वीक एसिड के अंदर आपका टार्ट्रिक एसिड आ जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा। तो डेफिनेशन वाइज यानी आयनाइजेशन के बेस पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, अपने कंप्लीट H+ रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शियली डिसोसिएट हो, या हम कहें कि कंप्लीटली H+ रिलीज ना करें, तो वीक एसिड होते हैं। इसी तरीके से बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर, यानी कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर भी हम एसिड्स को डिफाइन करते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हम जो एसिड को डिफाइन करते हैं वो होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो दो तरीके से ये भी कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर भी डिफाइन किया जाता है। तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है और एसिड का अमाउंट कम होता है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ज़्यादा। अमाउंट ऑफ वाटर होता है ज़्यादा, यानी हाई, ज़्यादा होता है। अपर ये जो डायरेक्शन का एरो है ये क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर होता है ज़्यादा और अमाउंट ऑफ एसिड होता है कम। अमाउंट ऑफ एसिड होता है कम, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एसिड होता है कम, तो वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रिवर्स होता है, जहाँ पर अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ एसिड होता है मोर, और अमाउंट ऑफ वाटर होता है वेरी लेस, बहुत कम। तो वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। तो डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है और एसिड का अमाउंट कम होता है, तो डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जहाँ पर एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। तो इस तरीके से हम एसिड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार दोबारा रिव्यू दे देता हूँ। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं और टेस्ट में सोर होते हैं। जनरली एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 4 क्लासिफिकेशन मिल जाते हैं। सोर्सेज के बेस पर एसिड 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। आयनाइजेशन के बेस पर भी एसिड 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि 2 तरीके के एसिड फिर क्लासिफाइड होते हैं, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जहाँ एसिड का अमाउंट कम और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। वहीं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जहाँ पर एसिड का अमाउंट ज़्यादा और वाटर का अमाउंट कम होता है। बेस्ड ऑन देयर बेसिसिटी, यानी 4th पार्ट हमारा आता है बेसिसिटी के बेस पर। तो बेसिसिटी के बेस पर, यानी ये जो बचा है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिसिटी के बेस पर बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के फर्दर क्लासिफाइड होता जाता है एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड, और थर्ड होता है ट्राइबेसिक एसिड। तो इस तरीके से एसिड्स को हम बेसिसिटी के बेस पर 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब कि एक ऐसा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर, जिसका 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर वो केवल 1 H+ आयंस रिलीज करे, जैसे HCl को अगर आप पानी में डालोगे तो ये केवल और केवल 1 H+ आयन रिलीज करेगा। तो ये क्या है, मोनोबेसिक। एक ऐसा मोनोबेसिक एसिड, एक ऐसा एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर जिसका 1 मोल सब्सटेंस या 1 मॉलिक्यूल 2 H+ को रिलीज करे। फॉर एग्जांपल H2SO4, H2SO4 को जब आप आयनाइज करोगे, पानी में डालोगे तो ये 2 H+ रिलीज करेगा, तो ये क्या हुआ, डायबेसिक एसिड। इसी तरीके से ट्राइबेसिक एसिड, एक ऐसा एसिड जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर, जिसका 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर मिनिमम 3 H+ रिलीज हो, जैसे H3PO4। तो H3PO4 को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कितने 3 H+ रिलीज करेगा, और जब ये 3 H+ रिलीज करेगा तो ये होगा ट्राइबेसिक, जब ये 2 H+ रिलीज करेगा तो ये होगा डायबेसिक एसिड, और जब ये H+1 रिलीज करेगा तो ये होगा मोनोबेसिक एसिड। तो H+ के रिलीज करने पर भी हम बेसिसिटी के बेस पर भी हम एसिड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने इस तरीके से एसिड्स को क्लासिफाइड किया और थोड़ा सा एसिड्स क्या होते हैं ये समझा, इसी तरीके से बेसिस क्या होते हैं ये भी समझेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और कुछ बात करेंगे इंडिकेटर्स की। तो चलिए अब थोड़ा सा बारी आती है समझने की बेसिस को। तो बेसिस को जब हम समझेंगे तो बेसिस क्या होते हैं, अब देखिए एसिड्स कौन क्या होते हैं। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच फर्निश H+ आयंस, जो H+ आयन दे रहे थे वो क्या थे, एसिड। इसी तरीके से बेसिस की बच्चों जब बात करते हैं तो जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो बेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बेसिस होते हैं। अब अगर हम फर्निश करें तो हम एक्वस सॉल्यूशन में देखें तो ये क्या फर्निश करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच फर्निश OH नेगेटिव आयंस, यानी वो केमिकल सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस, और OH नेगेटिव आयंस को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करते हैं, विच फर्निश OH नेगेटिव आयंस, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल होगा इसका NaOH, KOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, कुछ इस तरीके के इसके एग्जाम्पल होते हैं। जब इन कंपाउंड्स को पानी में डाला जाता है तो ये पानी में जाने पर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, और यही इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। अब बेसिस का भी क्लासिफिकेशन होगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस जनरली कितने पार्ट में बढ़ जाएगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस 3 पार्ट में जाएगा, और वो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। सेकेंड हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा, बेस्ड ऑन बेसिसिटी, एसिडिटी। बेस के केस में एसिडिटी बात करते हैं, तो बेस्ड ऑन एसिडिटी के बेस पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बेस्ड ऑन एसिडिटी के बेस पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, तो बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन के बेस पे कैसे होगा, तो अभी हमने वीक, यानी यहाँ आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा हो जाएगा वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अब बारी आती है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड थे कि एक ऐसा एसिड जिसको लिक्विड सॉल्यूशन में डालने पर वो सारे के सारे H+ आयंस फर्निश करता है या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, एक ऐसा बेस जो किसी लिक्विड में डालने पर, पानी में डालने पर, किसी सॉल्वेंट में डालने पर, वाटर में डालने पर क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, है ना, या हम कहें कि कंप्लीटली फर्निश करेगा OH नेगेटिव आयंस, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होता है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होता है KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल होते हैं। वहीं वीक बेस की बच्चों जब बात करते हैं तो वीक बेस क्या होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, दोज बेसिस विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली नहीं टूटते हैं, पार्शियली टूटते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड का बेसिकली एग्जांपल आप दे सकते हो CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वीक बेसिस है। इसी तरीके से बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन की जब बात आती है बच्चों, तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर हम यहाँ पर बोलते हैं कि डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, और दूसरा यहाँ पर हो सकता है डाइल्यूट एल्कली, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली और डाइल्यूट एल्कली। अब कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, सबसे पहले एल्कली वर्ड क्या है वही समझते हैं। तो एल्कली जनरली क्या होता है कि एक ऐसा बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, एक ऐसा बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एल्कली। तो हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एज एल्कली। तो हम क्या बोल सकते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एज एल्कली। ठीक है, यानी जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, सारे बेसिस पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल बेस को ही एल्कली बोला जाता है। ठीक है, तो एल्कलीज होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। अब कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली का मतलब क्या है कि एक ऐसा वाटर सॉल्युबल बेस जिसके अंदर बेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, बेस का अमाउंट क्या हो, मोर अमाउंट ऑफ बेस, जिसके पास मोर अमाउंट ऑफ बेस और लेस अमाउंट ऑफ क्या हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, जिसके पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो और मोर अमाउंट ऑफ बेस हो, तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। एक ऐसा वाटर सॉल्युबल बेस जिसके अंदर बेस का अमाउंट ज़्यादा हो और पानी का अमाउंट कम हो, वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। डाइल्यूट एल्कली का मतलब क्या है कि एक ऐसा बेस जिसमें बेस का अमाउंट लेस हो, अमाउंट ऑफ बेस का अमाउंट क्या हो, लेस, जबकि अमाउंट ऑफ बेस जो हो, अमाउंट ऑफ वाटर जो हो वो हो हाई। अमाउंट ऑफ वाटर अगर हाई हो तो वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट एल्कली कहलाता है। उसके बाद बेस्ड ऑन एसिडिटी के बेस पर बेसिकली हम क्या डिफाइन करते हैं, तो एसिडिटी के बेस पर भी हमारे बेसिस 3 तरीके के हो जाते हैं, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और तीसरा होता है बच्चों ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। अब मोनो एसिडिक बेस एक ऐसा बेस जो केवल जिसका एक मॉलिक्यूल एक OH आयन फर्निश करेगा। अ बेस विच फर्निश 1 OH आयंस इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, ये सब अगर पानी में डाले जाएं तो इनका एक मॉलिक्यूल एक OH आयन फर्निश करता है, इसलिए क्या है, मोनो एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस में ऐसे बेस जो 2 OH आयंस रिलीज कर सकते हैं, जो 2 OH आयन रिलीज कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाई एसिडिक बेस। अगर इनको पानी में डाला जाए तो ये 2 OH आयन फर्निश करते हैं। इसी तरीके से ट्राई एसिडिक बेस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा होगा जो 3 एसिड फर्निश करेगा, या मैं कहूँ आयरन हाइड्रोक्साइड ऐसा होगा जो 3 OH नेगेटिव आयन फर्निश करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ट्राई एसिडिक बेस कहलाएगा। तो इस तरीके से एसिडिटी बेसिसिटी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अब इंडिकेटर्स की, कि व्हाट आर इंडिकेटर्स। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये बेसिक था एसिड और बेस का। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इंडिकेटर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए इंडिकेटर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच इंडिकेटर्स विच इज एसिड एंड विच इज बेस। यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट है। यानी जब हमें एसिड बेस की पहचान करनी होती है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच indicators are those chemical substances which indicate us which is acid and which is base। यानी वो chemical substances जो हमें ये बताते हैं कौन सी चीज़ acid है और कौन सी चीज़ base है, वो क्या कहलाते हैं, indicators कहलाते हैं। अब indicators कितने तरीके के होते हैं उस पर बात करेंगे। तो indicators basically अगर हम बात करें तो इंडिकेटर 4 टाइप के हमारे पास होते हैं। वी आर हैविंग 4 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट टाइप के जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकंड टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है। थर्ड टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और जो नेक्स्ट टाइप के होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स।
फोर्थ टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब बारी आती है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल्स से, दोज इंडिकेटर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी जिनको हम प्लांट से एनिमल से ले सकते हैं। तो पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस, वो है लिटमस। अब इस लिटमस की स्पेशलिटी होती है कि ये लिटमस दोनों फॉर्म में होता है। लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है, लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है, और लिटमस पेपर फॉर्म में भी होता है, लिटमस पेपर फॉर्म में भी होता है। अब जब लिटमस पेपर की फॉर्म में होता है तो बेसिकली फर्दर दो पार्ट में हो जाता है, एक होता है ब्लू लिटमस और सेकंड होता है हमारे पास रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, इस तरीके से। तो ब्लू लिटमस का जो कलर होता है बच्चों वो होता है पर्पल, और जो लिटमस सॉल्यूशन का कलर होता है वो पर्पल, और ब्लू लिटमस तो ब्लू कलर का पेपर होता है और ये रेड कलर का पेपर होता है। अब अगर मैं इस लिटमस पेपर की बात करूँ तो सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पर अगर आप ब्लू लिटमस पर एसिड डालोगे तो ब्लू लिटमस पर एसिड डालने पर ये क्या बना जाएगा, ये कौन सा कलर देगा, बेस, सॉरी ये कौन सा कलर, ब्लू लिटमस अगर आप एसिड डालते हो तो ये क्या बनाएगा, ये हो जाएगा रेड। ब्लू लिटमस पर अगर एसिड डाला जाएगा तो ये क्या बनाएगा, रेड। और अगर आप ब्लू लिटमस पर बेस डालते हो, अगर आप ब्लू लिटमस पर बेस डालते हो तो नो चेंज, तो तब हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पर एसिड डालने पर ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाता है, और ब्लू लिटमस पर बेस डालने पर कोई कलर नहीं मिलता है। वहीं रेड लिटमस की बात करें तो रेड लिटमस पर जब आप एसिड डालोगे, रेड लिटमस पर जब एसिड डालोगे तो रिमेन सेम, कोई कलर नहीं मिलेगा, रिमेन्स सेम मिलेगा। लेकिन रेड लिटमस पर जब आप बेस डालोगे तो रेड लिटमस पर बेस डालने पर रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में, ब्लू कलर देना स्टार्ट कर देता है, तो हम समझ जाते हैं वो सब्सटेंस एसिड है। पर्पल के केस में तो सीधी सी बात है, अगर कोई सब्सटेंस आपने एसिड डाला, एसिड डालने पर अगर वो ब्लू हो गया, यानी पर्पल से ब्लू हो गया तो हम कहेंगे एसिड है, और पर्पल से रेड हो गया तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस बेस है। तो ये यहाँ पर होता है, तो ये है। और ऐसा नहीं है कि नेचुरल इंडिकेटर केवल लिटमस होता है, तो नेचुरल इंडिकेटर आपका कौन सा होता है, टर्मरिक भी होती है। टर्मरिक जिसको आप अपनी नॉर्मली भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, हल्दी, तो इसका येलो कलर, अपना कलर क्या होता है, येलो होता है। इसकी स्पेशलिटी है, इसके ऊपर एसिड डालने पर, टर्मरिक पर एसिड डालने पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर टर्मरिक पर बेस डाला जाए, टर्मरिक पर बेस डाला जाए तो क्या होता है, बेस डालने पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर देता है। तो इस तरीके से टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेचुरल इंडिकेटर में रेड कैबेज भी होता है, नेचुरल इंडिकेटर में रेड कैबेज भी होता है। और रेड कैबेज की अगर हम बात करें तो रेड कैबेज पर एसिड डालने पर, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, और बेस डालने पर, रेड कैबेज पर अगर आप बेस डालते हो तो बेस डालने पर ग्रीनिश कलर मिलता है, ग्रीनिश, बेस डालने पर ग्रीनिश कलर मिलता है। तो इस तरीके से हम ये कर लेते हैं लिटमस का क्लासिफिकेशन। तो होप आपको ये लिटमस का क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा कि लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पर, ब्लू लिटमस पर अगर आप एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस पर अगर आप बेस डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस पर एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस पर बेस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। लिटमस दो फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में और पेपर स्ट्रिप में। टर्मरिक येलो कलर की होती है, एसिड डालने पर कोई चेंज नहीं आता है, बेस डालने पर रेडिश ब्राउन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है बच्चों, और वो था नेचुरल इंडिकेटर्स का। अब बारी आती है नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद किसकी, तो सेकंड टाइप के इंडिकेटर्स की, और वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जो आपके सिलेबस में है वो बेसिकली दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं, एक है फिनोफ्थिलीन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। एक है फिनोफ्थिलीन, और सेकंड जो इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर वो है मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोफ्थिलीन पर अगर आप एसिड डालते हो, फिनोफ्थिलीन पर देखो फिनोफ्थिलीन का अपना कलर क्या होता है, तो फिनोफ्थिलीन का अपना कलर होता है कलरलेस, और जब आप इस पर एसिड डालते हो तो रिमेन्स सेम। तो ये क्या रहता है, रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम का मतलब कि कलरलेस ही रहेगा, एसिड डालने पर इसका कोई कलर नहीं आता। तो फिनोफ्थिलीन एसिड डालने पर कोई कलर नहीं देता, लेकिन अगर फिनोफ्थिलीन पर बेस डाल दिया जाए तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पिंक कलर देता है, और हम समझ जाते हैं कि वो सब्सटेंस क्या था, बेस था।
ठीक है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर तो ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर की डाई होती है ये, लेकिन मिथाइल ऑरेंज पर अगर आप एसिड डालोगे तो ये हो जाएगा रेड, रेडिश टाइप का हो जाएगा। और अगर आप मिथाइल ऑरेंज पर बेस डालते हो बच्चों तो ये हो जाता है येलो, बेस डालने पर हो जाता है ये येलो। तो इस तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, डाई की फॉर्म में हमें मिलते हैं। और आपके सिलेबस में 2 हैं, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन का अपना कलर कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर ऑरेंज होता है। फिनोफ्थलीन पर अगर आप एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं आता है, बेस डालने पर वो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज पर अगर आप एसिड डालोगे तो ये रेड हो जाता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज पर अगर आप बेस डालोगे तो ये येलो हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिंथेटिक इंडिकेटर कवर हो जाता है। इसके बाद बारी आएगी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। तो चलिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को समझते हैं कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बच्चों जब बात आएगी तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करते हैं थ्रू देयर स्मेल, यानी जो हमें स्मेल के थ्रू आइडेंटिफिकेशन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जनरली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स लैब में कौन स्टूडेंट यूज़ करते हैं, तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो यूज़ करते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो स्टूडेंट विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दिया जाता है, क्योंकि वो देखने में सक्षम तो होते नहीं हैं, तो उनको स्मेल से वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें स्मेल के थ्रू बताते हैं कोई चीज़ एसिड होगी या कोई चीज़ बेस होगी। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स 2 तरीके के होते हैं जनरली, एक होता है ऑनियन और दूसरा होता है वनीला। ऑनियन और वनीला, अब इन दोनों की स्मेल की बात करें तो सभी जानते हैं ऑनियन की स्मेल क्या है, और वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम आपने खाई होगी तो वनीला की क्या स्मेल होती है वो भी आपको पता होगी। तो ऑनियन पर अगर आप एसिड डालोगे तो रिमेन्स सेम, स्मेल कैसी रहेगी, रिमेन्स सेम, यानी ऑनियन पर एसिड डालने पर ऑनियन की स्मेल सेम ही रहती है, ऑनियन जैसी रहेगी। लेकिन अगर ऑनियन पर बेस डाल दिया जाए, ऑनियन पर बेस डालने पर जो स्मेल होती है डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर का मतलब स्मेल गायब हो जाती है। अगर स्मेल गायब हो गई तो हम समझेंगे यानी ऑनियन जैसी स्मेल नहीं आना बंद हो गई तो वो बेस था, और ऑनियन जैसी स्मेल आ रही है तो वो डलने वाला केमिकल सब्सटेंस क्या था, एसिड था। इसी तरीके से वनीला में भी यही सेम होता है कि वनीला पर अगर आप एसिड डालोगे तो रिमेन्स सेम, स्मेल वनीला जैसी ही आएगी। लेकिन अगर वनीला पर अगर आप बेस डाल दोगे तो बेस डालने पर क्या होगा, वैनिश, स्मेल क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। बेस डालने पर वनीला की स्मेल गायब हो जाती है। तो इस तरीके से हम एसिड बेस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं स्मेल के बेस पर, और स्मेल के बेस पर जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उन इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोला जाता है। और ये जनरली विजुअली इम्पेयर्ड, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों बारी आती है आपके लास्ट इंडिकेटर की, और लास्ट इंडिकेटर कौन सा है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्पेशलिटी है ये तो बताता ही है कि कौन सी चीज़ एसिड है और बेस है, यानी नेचर तो बताता ही है कि कौन सी चीज़ एसिड है या फिर बेस है, लेकिन उसके साथ वो उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है, वो एसिड या बेस की स्ट्रेंथ भी बताता है। स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और किस बेस पर, पीएच के बेस पर। यानी अगर हमें पीएच पता लग जाए तो हमें पता लग जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जनरली स्ट्रिप की फॉर्म में हमें मिलता है, और अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर एसिड या बेस डालते हैं तो हमें साफ पता लगता है, पीएच के बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई डलने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग था या वीक था। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी pH 7 होती है, और pH 7 होती है तो वो न्यूट्रल इंडिकेटर होते हैं। और जनरली ग्रीन कलर, अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस डालोगे जो एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप का कलर कैसा होगा, ग्रीन। और अगर ग्रीन आया तो वो कौन सा कलर, वो क्या होगा, उसकी pH होगी 7 और नेचर होगा न्यूट्रल। इसी तरीके से ग्रीन के बाद अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ग्रीन के बाद आता है ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो का मतलब अगर हमने कोई सब्सटेंस डाला और ग्रीन और येलो का कॉम्बो सा मिला तो उसकी pH होगी 6 और वो होगा वीक एसिड। इसी तरीके से अगर हमने कोई दूसरा सब्सटेंस डाला, ग्रीनिश येलो की जगह हमें क्या मिला, ग्रीनिश येलो की जगह हमें मिला ऑरेंज येलो अगर मिलता है तो pH होती है 5 और वो भी वीक एसिड में काउंट होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ऑरेंज येलो के बाद हमें कौन सा मिलेगा, ऑरेंज येलो के बाद हमें मिलेगा ऑरेंज, और ऑरेंज के लिए मैं कहता हूँ कि उसकी pH कितनी होगी, अगर ऑरेंज कलर मिला तो उसकी pH होगी 4। इसी तरीके से 3 के लिए 3 pH वाला रेड कलर मिलता है, 2 pH वाला भी रेड ही होता है, और 1 pH वाला जिसकी pH 1 होती है वो डार्क रेड होता है। और डार्क रेड का मतलब होता है बच्चों, डार्क रेड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
ठीक है। अगर बहुत डार्क कलर मिला यूनिवर्सल इंडिकेटर पे तो हम समझ जाएंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है जिसकी pH 1 है। तो हम देख रहे हैं इधर की ओर जाते जाते जैसे जैसे pH घटती है, pH वैल्यू घटती है, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, वैसे ही एसिडिक नेचर बढ़ता है। इसी तरीके से हम इधर की ओर जब बढ़ेंगे तो जब हम 8 पर जाएंगे तो ये क्या होगा, ग्रीन ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। अगर हमें ग्रीनिश ब्लू कलर मिलता है तो हम समझेंगे उसकी pH 8 है और वो एक वीक बेस है। ग्रीनिश ब्लू के बाद हम बात करेंगे, अगर हमें ब्लू मिलता है तो वो क्या है, उसकी pH 9 है और वो तब भी क्या है, एक वीक बेस है। ठीक है। अगर हम कहें कि नेवी ब्लू, हमें नेवी ब्लू कलर मिले तो उसकी pH 10 है और जनरली pH 10 वाला भी वीक बेस होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 11, 12 और 13 तक जब हम आएंगे, 11, 12, 13 और 14 पर आएंगे तो यहाँ पर होने लगता है डार्कनेस। ठीक है। तो डार्कनेस कैसे, तो यहाँ पर हुआ ब्लू, यहाँ पर हुआ नेवी ब्लू, यहाँ होगा डार्क ब्लू, और डार्क ब्लू हुआ तो 11 pH क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और यहाँ भी लगभग डार्क ब्लू ही मिलता है तो यहाँ और डार्क मिला तो क्या होगा 12, और अगर यहाँ पर वॉयलेट मिला तो वॉयलेट कलर बताता है कि उसकी pH होगी 13 और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर डार्क वॉयलेट मिला तो डार्क वॉयलेट बताता है कि उसकी pH होगी 14 और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो इधर की ओर चलते हुए बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और ऐसे की ओर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पूरा होता है। अब बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। वन बाय वन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद सॉल्ट्स पर आएंगे। तो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग किससे, तो हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की जब बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की आती है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा होता है कि एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर, यानी एसिड्स जो होते हैं नेचर में क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। अब नेचर में कोरोसिव का मतलब कि अगर ये हमारे स्किन पर गिर जाएं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जनरली वो क्या करते हैं, वो स्किन को ख़राब कर देते हैं, तो कोरोसिव होते हैं, जला देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब बात आएगी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि रिएक्शन विद किसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अगर हम रिएक्शन किसी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो बच्चों जब भी हम किसी मेटल एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक एसिड जिसे हम बोल रहे हैं HCl हमने लिया और हमने इसमें एक मेटल डाल दी, कौन सी, तो हमने एक मेटल डाल दी जिंक मेटल डाल दी और ये हमने HCl के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो हमें पता है जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है तो जिंक हाइड्रोजन को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा, और जब जिंक हाइड्रोजन को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड, यानी जिंक यहाँ पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा जिंक क्लोराइड। ये जो 2 H निकलेंगे यहाँ से किस फॉर्म में निकलेंगे, वो निकलेंगे H2 गैस की फॉर्म में। तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि जब ये है HCl एक एसिड है और एसिड की रिएक्शन जब मेटल से कराते हैं तो एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। अब हाइड्रोजन गैस कैसी होगी, तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है, और अगर हमें इसे आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम इसके पास बर्निंग स्प्लिंटर अगर लाएंगे, जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। और अगर कोई गैस बर्निंग स्प्लिंटर के साथ पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है तो डेफिनेटली वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी, जरूरी नहीं हम यही एसिड लें या यही मेटल लें, तो आप एसिड चेंज कर सकते हो। सपोज करते हैं हम H2SO4 ले रहे हैं और यहाँ पर जो मेटल ली है इस बार हमने मैग्नीशियम ली है, तो नो डाउट मैग्नीशियम हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इस बार बन जाएगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पूरी होती है कि जब एसिड्स किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब बात आती है कि सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। होप आपने ये देख लिया होगा। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बच्चों जब डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर कोई रिएक्शन होती है तो क्या होगा, तो यानी मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट के साथ अगर किसी एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो आप समझिए जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेगा तो स्टूडेंट तो क्या होगा,
मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करने पर हमें एक सॉल्ट मिलता है, प्लस सॉल्ट मिलने के बाद इस बार हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस इवॉल्व होगी और वाटर भी इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जांपल एसिड के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए H2SO4, हमने एक एसिड ले लिया जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। मेटल कार्बोनेट, मेटल माने मेटल कोई भी मेटल, जैसे Na2 और कार्बोनेट होता है CO3, तो हमने ले लिया मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब होगा क्या कि सोडियम कार्बोनेट में जनरली क्या होगा कि अगर मैं इस रिएक्शन को करके दिखाऊं तो मैं इसको यहाँ आयनाइज कर सकता हूँ, तो ये जब टूटेगी तो ये बोलेंगे 2H+ और ये ब्रेक होगा तो ये होगा SO4 2-। इसी तरीके से जब ये यहाँ से आयनाइज होगी तो ये मिलेगा 2Na+ और ये वाला पार्ट मिलेगा CO3 2-। तो इन शॉर्ट क्या होगा कि यहाँ वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ जाएगा और ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ जाएगा। जब ये सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा हमें, ये हो गया सॉल्ट। प्लस अब ये जो हाइड्रोजन और कार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनेंगे H2CO3। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि H2CO3 एक कार्बोनिक एसिड है जो कि अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल एसिड होता है और बहुत वीक एसिड है। ये स्टे नहीं कर पाता है, ये तुरंत ब्रेक हो जाता है H2O + CO2 में। तो इन शॉर्ट हम प्रोडक्ट में H2CO3 ना दिखा के हम क्या दिखाते हैं, H2O और CO2। तो ये हो गया इसका H2O + CO2। तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि अगर कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करता है तो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। होप आपको ये क्लियर हुई होगी। एक और रिएक्शन करा देते हैं आपको। तो एक और रिएक्शन के लिए मैंने इस बार ले लिया दूसरा एसिड HCl और मेटल कार्बोनेट की जगह भी मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो फिर दोबारा क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा 2H+ और ये मिलेंगे 2Cl-। इसी तरीके से होगा Mg2+ और ये होगा CO3 2-। अब ये वाले प्लस इस वाले माइनस के साथ जाएगा और बन जाएगा MgCl2, जो कि एक सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा। और मैंने अभी बताया हाइड्रोजन जब CO3 के साथ ट्रीट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा और कार्बोनिक एसिड टूट के क्या देगा, CO2 + H2O। तो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन ऑफ एसिड, जिसकी यानी किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो होप जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों अब। तो नेक्स्ट रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो वो होगी हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद सोडियम या मेटल बाइकार्बोनेट। अभी हम किसके साथ कर रहे थे, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब हम किसके साथ करेंगे, बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। तो देखिए मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा वो समझ रहे हैं, मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ भी लिख देते हैं बाइकार्बोनेट। तो देखिए एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट ही मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलती है और वाटर ही मिलता है। कैसे, तो एग्जांपल लेते हैं। एसिड इस बार ले लिया हमने H2SO4 और मेटल, देखो मेटल का मतलब हो गया कोई भी मेटल, सपोज करते हैं सोडियम। बाय वर्ड जब लगता है, देखो या तो बाय वर्ड लगेगा या हाइड्रोजन वर्ड लगेगा, बात एक ही है। बाय रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, तो मेटल बाय और ये पीछे क्या है, कार्बोनेट, तो ये हो गया मेटल बाइकार्बोनेट, या फिर हम इसे क्या नाम देंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या होगा रिएक्शन में देखते हैं। तो रिएक्शन में देखें तो क्या होगा, 2H+, ये ब्रेक जब होगा तो अभी देखा था हमने 2H+ और SO4 2-। जब इसको ब्रेक करेंगे तो Na+ और HCO3-। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल अगर मैं ले लूँ तो ये हो गया 2Na+ और ये हो जाएगा 2H2HCO3-। ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ जाके क्या बनाएगा, Na2SO4, यानी ये मिल गया हमें सॉल्ट। ठीक है, और ये इसके साथ जाके मिलाएगा H2CO3 और H2CO3 फर्दर टूटेगा H2O + H2O और CO2 में। तो इस तरीके से मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी और मेटल कार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिलता है। तो ये थर्ड टाइप की रिएक्शन थी आपकी। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं बच्चों, अगली रिएक्शन की बात करूं तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो होगी जिसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी होगी, तो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ हो गई है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड के साथ जब बात करेंगे बच्चों तो आप समझिए कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करता है, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करता है तो मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करने पर हमें को साल्ट मिलेगा, ठीक है, और वाटर मिलेगा। सॉल्ट और वाटर इस केस में हमें मिलता है। जैसे एसिड हमने ले लिया, सपोज कर रहे हैं हमने एसिड ले लिया H2SO4 और मेटल ऑक्साइड क्या होगा, तो मेटल माने हमने ले ली कोई कॉपर और ऑक्साइड माने O, तो मेटल का ऑक्साइड है। अब होगा क्या कि ये जो कॉपर है हाइड्रोजन से डिस्प्लेस होगा और हमें मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट क्या मिल गया, सॉल्ट, और ये H2 और ये O मिल के क्या बनाएंगे H2O, तो हमें मिल गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस तरीके से अगर मेटल और
एसिड, मेटल का ऑक्साइड और एसिड आपस में ट्रीट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने HCl ले लिया और HCl लेने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, तो मेटल का ऑक्साइड है तो ये आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो क्या होगा, मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा MgCl2, और ये हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो बन जाएगा H2O, तो मिल गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो दिस इज द क्या प्रॉपर्टी हो गई है कि सेकंड नेक्स्ट कि जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन को देख रहे हैं बच्चों, तो नेक्स्ट अब अगर प्रॉपर्टी देखें हम एसिड की, तो नेक्स्ट एसिड की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो क्या होगी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में तो खास कुछ अब है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ ट्रीट करता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यानी लास्ट वन शॉट में किया था कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ ट्रीट करता है तो सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, और एसिड की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो एसिड में हमने ले लिया HCl, बेस में हमने ले लिया NaOH, जब ये आपस में ट्रीट करेंगे तो हमें पता है ये प्लस ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ बनाएगा NaCl और ये इसके साथ जाके बनाएगा H2O, तो इस तरीके से हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो जाती है। तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पूरी हो जाती हैं, फिजिकल भी पूरी हो जाती है। यूजेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यूजेस ऑफ एसिड्स। तो यूजेस ऑफ एसिड्स में अगर मैं बात करूं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की, इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, और किंग ऑफ केमिकल में इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है कार बैटरीज़ में। कार बैटरीज़ के अंदर जो हमारा एसिड भरा होता है, कार बैटरीज़ के अंदर जो एसिड भरा होता है वो H2SO4 का भरा होता है। बहुत सारे अदर केमिकल फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, दूसरे केमिकल्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। वहीं मैं बात करूं HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड में अमोनियम नाइट्रेट, एक अमोनियम नाइट्रेट बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का। वहीं पर HCl की बात करें तो HCl का यूज़ क्लींजिंग एजेंट की तरह किया जाता है, और इन टॉयलेट में क्लींजिंग एजेंट की तरह HCl का यूज़ किया जाता है। वहीं पर अभी मैंने आपको एक कार्बोनिक एसिड बताया था, कार्बोनिक एसिड मैं यहाँ लिख देता हूँ H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है एरिएटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है कि जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक टाइप की सॉफ्ट ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक पीते हैं और उसमें बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड हर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी हो जाती हैं, यूजेस भी हम पूरा कर लिए। अब बात आती है बेसिस की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसको, उसके बाद बेस भी कर लेते हैं। अब बेसिस की अगर बच्चों बात करेंगे तो बेसिस भी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रॉपर्टी नहीं है बेसिस की भी। तो बेसिस के लिए अगर मैं कहूँ कि बेसिस के लिए पहली बात करूँगा तो बेसिस क्या होते हैं, तो टेस्ट में बेस कैसे होते हैं, तो टेस्ट में बेस होते हैं बिटर। अगर टच वाइज बात करूँ मैं तो टच वाइज मैं कह सकता हूँ ये क्या होता है, सोपी टू टच। सोपी टू टच का मतलब जैसे आप टेल्कम पाउडर को छूते हो तो लगता है, तो सोपी टू टच बहुत सोपी से होते हैं, चिकने से होते हैं अपनी भाषा में बोले। अब बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन ऑफ बेसिस किसके साथ, तो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कर दें। तो सबसे पहले क्या बेस भी जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है ऐसे बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तो अगर रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल करेंगे तो हम कह रहे हैं बेस हमने ले लिया NaOH और मेटल हमने ले ली सपोज करते हैं जिंक, ठीक है, तो होगा क्या, सॉल्ट और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। लेकिन यहाँ सॉल्ट थोड़ा सा स्पेशल मिलता है, वो बात समझिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट मिलता है वो होता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है, सोडियम जिंकेट मिलता है। तो ये हो गया हमारा बेस, और अगर हम इस बेस की मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाता है। तो रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल के साथ ये रिएक्शन हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर बेस की बात करें तो रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल, अगर किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन कर दी जाए तो क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन कर दी जाए तो हमें क्या मिलता है, यानी हम कहते हैं कि बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर।
सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। फॉर एग्जांपल बेस में मैंने आपको ले लिया NaOH, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड, देखो नॉन मेटल है कार्बन, ऑक्साइड का मतलब CO2। अगर मैं बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है CO2 के साथ ट्रीट कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा मुझे Na2CO3 और वाटर, Na2 और CO3 और वाटर हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये था बेस, ये था नॉन मेटल ऑक्साइड, ये है सॉल्ट और ये है वाटर। तो रिएक्शन ऑफ बेस की रिएक्शन जब नॉन मेटल से कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। तो होप ये 2 रिएक्शन आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन भी देखेंगे, और जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होगी हमारे पास बेसिस के लिए वो होंगी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, यानी एसिड के साथ। अगर आप, तो अभी मैंने एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराई थी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप एसिड में भी डाल सकते हो, बेस में भी डाल सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिस की रिएक्शन। इसके बाद बच्चों बारी आती है बेसिस की रिएक्शन के बाद यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस, तो यूजेस ऑफ बेसिस में जैसे मैं NaOH एक बेस होता है जिसका यूज़ जनरली कहाँ किया जाता है, सोप के प्रोडक्शन में। सोप को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, NaOH का यूज़ किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो किया जाता है उसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से मैं बात करूं नेक्स्ट बेस की जो कि होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एज अ एंटासिड, एंटी एसिड के अगेंस्ट काम करने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से मैं अगर बात कर रहा हूँ NH4OH, तो ग्रीस स्ट्रेन को हटाने के लिए, ग्रीस से रिलेटेड दाग धब्बे हटाने हैं हमारे यूजेस के बाद बच्चों बारी आती है सॉल्ट्स की, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स को। सॉल्ट्स में भी अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। तो सॉल्ट्स का तो हमें ये पता है कि सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ एसिड्स एंड बेस, यानी जब एक एसिड बेस के साथ ट्रीट करता है तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट अभी हमने इतने सारे बनाने सीखे हैं कि अगर हम एसिड के अंदर मेटल डाल देंगे तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली सॉल्ट्स बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो हमें पता है एसिड बेस के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सॉल्ट्स। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइंड होते हैं तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। अब सॉल्ट की बात करते हैं बच्चों, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, तो सॉल्ट एसिडिक भी होता है, कुछ सॉल्ट बेसिक भी होते हैं, और कुछ सॉल्ट हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। अब न्यूट्रल कब होंगे, एसिडिक कब होंगे या बेसिक कब होंगे, ये बात जाननी है। देखो एसिडिक कब होगा, देखो सॉल्ट बनता है किससे है, सॉल्ट बनता है एसिड प्लस बेस से, एसिड प्लस बेस से। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो और हम सॉल्ट बनाएं तो बनने वाला सॉल्ट जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, उसका नेचर होगा एसिडिक। इसी तरीके से बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब हमारे पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो बनने वाले सॉल्ट का जो नेचर होगा वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक। सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा बच्चों, बेसिक। इसी तरीके से न्यूट्रल सॉल्ट कब होगा, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो और दोनों को हम आपस में ट्रीट कराएं और उससे सॉल्ट बनाएं, तो सॉल्ट बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। और इसी तरीके से न्यूट्रल के केस में अगर वीक एसिड हो, वीक बेस हो, ठीक है, वीक एसिड हो, वीक बेस हो और बनने वाला सॉल्ट जो होगा वो भी क्या होगा, न्यूट्रल। तो एक्चुअल में सॉल्ट का नेचर डिपेंड करता है कि वो किस एसिड और बेस से मिला है। जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ तो मैं यहाँ ले रहा हूँ H2SO4, और मैं एक वीक बेस की बात कर रहा हूँ तो अभी मैंने वीक बेस का एग्जांपल लिया था CaOH का होल ट्वाइस। अब अगर मैं इन दोनों को, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, और इनसे मिलकर अगर मैं सॉल्ट बनाता हूँ तो इनका सॉल्ट क्या बनता है, तो इनका सॉल्ट बनता है CaSO4 प्लस H2O। अगर ये बनता है तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो हमारा बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। तो ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर सॉल्ट बनेगा तो नेचर होगा एसिडिक। अब वीक एसिड ले लूँ तो वीक एसिड मैंने ले लिया, सपोज करो वीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने NaOH। अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो हमें जो बेस सॉल्ट मिलेगा वो होगा CH3COONA प्लस H2O। अब जो ये सॉल्ट मिला है सोडियम एसीटेट, ये क्या होगा, क्योंकि बेस इस बार स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा, तो हमारा सॉल्ट होगा बेसिक। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अगर मैं लेता हूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने ले लिया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने NaOH, और इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो होगा NaCl प्लस H2O। तो NaCl कैसा है, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है।
इसी तरीके से अगर वीक एसिड ले लूँ तो वीक एसिड का एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आप लोगों को दिया था। वीक एसिड का एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया CH3COOH, और वीक बेस हमने ले लिया जैसे हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस। तो अब जो सॉल्ट मिलेगा हमें CH3COOCA, ये क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो इन शॉर्ट सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक, अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट बनेगा बेसिक, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल, दोनों ही वीक हैं तो भी सॉल्ट बनता है, सॉल्ट का नेचर आता है न्यूट्रल। इस तरीके से सॉल्ट्स का एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल में हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों बेसिकली जब सॉल्ट्स तो हमें समझ में आ गया, तो बारी आती है कि सॉल्ट्स आपके सिलेबस में कितने हैं। तो काफ़ी सारे सॉल्ट्स हैं जिनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला जो सॉल्ट है वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की बात करें तो बच्चों कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। इसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, और इसका फार्मूला नेम क्या होता है, तो इसका आपको पता है फार्मूला नेम होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये पहला सॉल्ट है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों ये कहाँ से मिलता है, तो ये हमें सी वाटर से, समुद्र के पानी से मिलता है। किस प्रोसेस के थ्रू करा जाता है, तो इवेपोरेशन के थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है सी वाटर से। मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, सारी बातें इसकी। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन। नेचर में कैसा होता है बच्चों, ये क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलता है। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो होता है 1080 केल्विन। वहीं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर इसको बॉयल किया जाए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है, तो 1713 केल्विन पर ये बॉयल होता है। वहीं पर बच्चों बात करूं तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। पानी में ये इजीली सॉल्यूबल हो जाता है, तो ये क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर होता है सॉल्ट। और वहीं अगर मैं सिक्स प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में, अगर ये सॉलिड स्टेट में है सॉल्ट, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। तो ये हो गई हमारे सॉल्ट, यानी सॉल्ट का फॉर्म। कॉमन सॉल्ट हो गया NaCl, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला नेम है, सी वाटर से हमें मिलता है, इवेपोरेशन के थ्रू हम इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है। बारी आती है इसके यूजेस की, तो चलिए इसके यूजेस भी यहीं कवर कर लेते हैं। यूजेस की बात करें बच्चों तो इसका पहला यूज़ है टेबल सॉल्ट की फॉर्म में। टेबल सॉल्ट की फॉर्म में मतलब कि हम अपने घरों में खाने में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा बच्चों इसका यूज़ होता है कि इसका यूज़ होता है सोप के मैन्युफैक्चर में, सोप को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और सोप को बनाने के साथ साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तीसरा यूज़ की अगर मैं बात करूँ सोप का, तो ये बहुत अच्छा एंटी फ्रीज होता है, ठीक है, एंटी फ्रीज की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन में मीन्स खाने की चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, एज अ प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसके खास यूजेज हैं। तो पहला सॉल्ट आपका ये है जो कि है कॉमन सॉल्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे सॉल्ट की, जनरल प्रॉपर्टीज़ की। चलिए दूसरे सॉल्ट की बात करूँगा बच्चों, तो दूसरा सॉल्ट जो होगा आपका यहाँ पर वो होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। आपके सिलेबस में जो सेकंड सॉल्ट है वो कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो जल्दी जल्दी ब्लीचिंग पाउडर को भी कवर करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की बच्चों जब बात करते हैं तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। फॉर्मूला नेम क्या होगा, तो फॉर्मूला नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। जिस मेथड से ये ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है इंडस्ट्री में उसको बोलते हैं हेज़न क्लेवर मेथड से क्या होता है, हेज़न क्लेवर मेथड से ये ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद बच्चों बारी आती है कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, ये प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, ये प्रिपरेशन मेथड बता रहा हूँ मैं आपको इसका। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाती है तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है वाटर। तो ये है इसकी प्रिपरेशन मेथड कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। वहीं पर बच्चों बात आती है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको क्लोरीन ऑफ लाइम भी बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड में आ जाता है, तो इसका नाम है क्लोरीन ऑफ लाइम। क्लोरीन ऑफ लाइम के बाद बच्चों बात करते हैं
ये किस फॉर्म में मिलता है, तो ये येलोइश पाउडर होता है, येलोइश वाइट पाउडर। यानी येलोइश वाइट पाउडर का मतलब है कि येलो येलो सा और वाइट येलो वाइट के कॉम्बिनेशन में ये मिलता है। इसके बात करूं, अगर मैं इसको एक्सपोज टू एयर कर दूं, अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको खुले में छोड़ दूं, एक्सपोज टू एयर कर दूं, तो इसमें से जो क्लोरीन है वो सब निकल जाती है, चली जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको खुले में छोड़ दूं तो इसमें से क्लोरीन निकल जाती है, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में छोड़ दूं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर चली जाती है। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी हो गई। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फार्मूला होता है, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। जिस मेथड से बनाया जाता है वो हेजन-क्लेवर मेथड होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रिपरेशन मेथड ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब क्लोरीन गैस पास कराई जाएगी तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर मिलेगा। इसको क्लोरीन ऑफ लाइम भी बोलते हैं। येलोइश वाइट पाउडर होता है। अगर हवा में छोड़ दें, हवा में खुला छोड़ दें तो ये मॉइस्चर पकड़ लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। 2-4 इसके खास यूजेस देखते हैं क्या होते हैं। तो यूजेस की अगर मैं बच्चों बात कर रहा हूँ इसकी, तो यूजेस में हम क्या कहेंगे देख लेते हैं। यूजेस भी क्या होते हैं इसके, 2-4 यूजेस की बात करूँ तो यूजेस में मैं कह सकता हूँ कि इसका यूज़ ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के रंग उड़ाने में। तो इसका ब्लीचिंग कॉटन और लीलन की टेक्सटाइल में, कॉटन और लीलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ ब्लीचिंग के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए ब्लीचिंग में यूज़ किया जाता है, यानी रंग उड़ाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वुड पल्प की ब्लीचिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। वुड पल्प की ब्लीचिंग का मतलब कि वुड पल्प लकड़ी के गूदे का रंग उड़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लॉन्ड्रीज समझते हो, जहाँ पर कपड़े धुलते हैं, लॉन्ड्रीज में भी इसका यूज़ किया जाता है वाइटनेस देने के लिए कपड़ों को। 4th, इसका यूज़ डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता है इन ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्टेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूँ इसकी अगले यूजेस की, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ पूरी होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सॉल्ट को। जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट होगा वो है हमारे पास कौन सा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा और 1 बाय 1 हम सारे सॉल्ट खत्म कर दे जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास बेकिंग सोडा। अब बारी आती है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। NaHCO3 को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। और फार्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा की बात करें तो इसको बनाया कैसे जाता है, तो जिस मेथड से बनाया जाता है उस मेथड का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। जिस मेथड के थ्रू इसको बनाया जाता है उस मेथड का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। अब इस सॉल्वे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो हम NaCl को के साथ CO2, अमोनिया गैस और वाटर को ट्रीट कराते हैं। तो वाटर को ट्रीट कराने पर हमें बाय प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होती है इसकी प्रिपरेशन मेथड। यानी सॉल्वे प्रोसेस के अंदर, मशीनरी के अंदर हम NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और H2O पास कराते हैं तो हमें NaHCO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड। तो अगर ये प्रिपरेशन मेथड हो गया है तो अब बारी आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में कहते हैं कि इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन। ये बच्चों क्या है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद अगर मैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर का मतलब क्या है वो समझेंगे। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर का मतलब है पानी में धीरे धीरे स्लोली डिजोल्व होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके यूजेस की, तो यूजेस की बात करूँ तो इसका यूज़ बेकिंग पाउडर को बनाने में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो आप समझिए कि जब बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर में। और बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को फ्लफ़ी करने के लिए। तो इसका यूज़ बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन में होता है। और बेकिंग पाउडर क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। और बेकिंग पाउडर का यूज़ किसी भी सब्सटेंस को फ्लफ़ी करने के लिए, केक्स को फ्लफ़ी करने के लिए, छोले भटूरे बनाने के लिए, भटूरों को फ्लफ़ी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर में इसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर के बाद हम बात करते हैं तो दूसरा इसका फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर सब समझते हैं, आग को बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। और लेबोरेटरी
रीएजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो लेबोरेटरी रीएजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है, जिस मेथड से बनाया जाता है सोल्वे प्रोसेस। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर और लेबोरेटरी रीएजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट बेकिंग सोडा के बाद बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, अब बारी आती है वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा में क्या होता है वो समझ रहे हैं कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है एक्चुअल में Na2CO3.10H2O जो होते हैं, ये होता है वॉशिंग सोडा। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये होता है वॉशिंग सोडा और इसका केमिकल नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसका Na2CO3 क्या होता है फिर, तो ये होता है एक्चुअल में सोडा ऐश, इसका नाम होता है सोडा ऐश, ठीक है, सोडा ऐश। जब इसको हीट करा दोगे तो डेड वाटर के मॉलिक्यूल, क्रिस्टलाइजेशन वाले मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं। अब बारी आती है इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका प्रिपरेशन भी सॉल्वे प्रोसेस से ही किया जाता है। अब सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है कि जब हमें वॉशिंग सोडा की जगह बेकिंग सोडा बनाना होता है तो हम NaCl, CO2, वाटर और अमोनिया डालकर बनाते हैं NaHCO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनता है। लेकिन अगर हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हम इसको बेकिंग सोडा को हीट करा दें, अगर हम बेकिंग सोडा को यानी बेकिंग सोडा बन जाता है और बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करा दें तो बेकिंग सोडा को हीट कराने पर हमें जो मिलता है वो मिलता है वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हीट कराने पर हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा तैयार होता है, यानी ये प्रोसेस को अगर यहीं रोक दें तो बेकिंग सोडा मिलेगा, प्रोसेस को यहाँ रोके तो वॉशिंग सोडा मिलेगा। इसके बाद बच्चों बारी आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो वॉशिंग सोडा की भी कोई खास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। अगर मैं ये पानी में क्या होता है, रेडियली सॉल्यूबल होता है, बहुत जल्दी से सॉल्यूबल हो जाता है, रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर होता है, रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर होता है। और अगर रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ यूजेस की, तो यूजेस फॉर्मेशन ऑफ ग्लास, कांच को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका फर्स्ट यूज़ है फॉर्मेशन ऑफ ग्लास। दूसरा है लॉन्ड्रीज में मीन्स कपड़ों को धोने में इसका यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड मैं बात करूँ तो इसका यूज़ क्लींजिंग एजेंट की तरह किया जाता है, इसका यूज़ एज अ क्लींजिंग एजेंट भी किया जाता है। फोर्थ में बात करूँ तो सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में, सोप और डिटर्जेंट के बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा जल्दी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको। सोडियम कार्बोनेट अगर लिखा है तो सोडा ऐश होता है। सॉल्वे प्रोसेस को अगर हम यहाँ तक लाएँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है यानी बेकिंग मिलता है, और अगर इसको हीट करा दे बेकिंग को तो सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा बन जाता है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ग्लास के बनाने में यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्रीज में यूज़ किया जाता है, क्लींजिंग एजेंट में यूज़ किया जाता है और सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा भी पूरा हो जाता है। वॉशिंग सोडा के बाद हमारा जो लास्ट सॉल्ट बचा है वो होता है हमारे पास कौन सा, तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम बात करते हैं बच्चों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, पहले इसको शॉर्ट में POP बोलते हैं पहली बात, और इसका फार्मूला होता है CSO4.12H2O। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। एक बात और स्पेशलिटी बता दूं कि अगर CSO4.2H2O कहीं लिखा है तो इसका ये फार्मूला होता है जिप्सम का, ठीक है। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही अंतर होता है कि जिप्सम में से जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी निकल जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो एक्चुअल में जिप्सम के फार्मूले से यानी जिप्सम को अगर हीट करा दिया जाए, जिप्सम के फार्मूले को हम हीट कराते हैं तो तब जाके क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2O और वाटर का 1/2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, और ये जो मिलता है ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और ये है जिप्सम, ठीक है। तो ये है इसका प्रिपरेशन मेथड, जिप्सम से इसको बनाया जाता है। अब ये तो प्रिपरेशन मेथड हो गया। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये होता है वाइट पाउडर्ड होता है, वाइट पाउडर की फॉर्म में ये हमें मिलता है। दूसरा जिप्सम से बनाया जाता है। तीसरा मैं कहूँ कि इसके अंदर क्विकली सेटिंग प्रॉपर्टी होती है। क्विकली सेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए, ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा
फॉस्फेटिंग प्रॉपर्टी होती है, और अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल दिया जाए तो ये वापस जिप्सम बन जाता है और सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ बच्चों, तो यूजेस में इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो फ्रैक्चर्ड बोन में जो हम प्लास्टर चढ़ाते हैं तो प्लास्टर में इसका यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को होल्ड करने के लिए। तो कैसे यूज्ड एज प्लास्टर, यूज्ड एज प्लास्टर्स, प्लास्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है टू होल्ड द फ्रैक्चर्ड बोन, टू होल्ड द फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। ठीक है, स्टैचूज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। स्टैचूज, सेकेंड यूज़ इसका स्टैचूज बनाने में किया जाता है। तीसरा, थर्ड यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और फोर्थ इंडस्ट्री में बात करूँ तो फोर्थ की बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से पीओपी भी खत्म हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और जब CSO4.2H2 होता है तो जिप्सम होता है। जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है, इसके अंदर एक क्विकली सेट होने की प्रॉपर्टी होती है और इसका यूज़ फ्रैक्चर्ड बोन में किया जाता है उनको होल्ड करने के लिए। स्टैचूज बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ब्लैक बोर्ड चौक में इसका यूज़ किया जाता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे सॉल्ट्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स की सारी प्रॉपर्टीज, सारे सब कुछ हो जाता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक वन शॉट के साथ। थैंक यू वेरी मच।